हाँ, तो देखो डेफिनेशन क्या होता है हेड इंजरी का। हेड इंजरी इज डिफाइंड एज द इंजरी विच इज कॉजिंग ट्रॉमा, ठीक है, टू द स्कैल्प, स्कल, इंटरक्रेनियल वेसल्स एंड ब्रेन। तो यहाँ पे चार चीजें तुम लोग याद रखोगे। तो पहले क्या होता है, जो हेड का इंजरी होता है तो हमेशा पहले स्कैल्प से इंजरी स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर स्कल में जाता है, फिर इंटरक्रेनियल वेसल से, और फिर ब्रेन में जाता है। अच्छा, मैं और एक यहाँ पे पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये क्या अभी दिख रहा है क्या, एक बार बताओ तो। अभी कोई इमेज का पीडीएफ दिख रहा है? ये इमेज दिख रहा है? हाँ ठीक है, हाँ चलो ठीक है, लास्ट टाइम नहीं दिखा था। हाँ हाँ ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इंजरी होता है स्कैल्प का होता है, फिर स्कल का होता है, फिर उसके रिलेटेड जितने सारे क्रेनियल वेसल्स होते हैं, ठीक है, उसका इंजरी होता है, उसके बाद ब्रेन में होता है। तो जब भी डेफिनेशन लिखोगे तो ये सीक्वेंस में ही लिखना है। हेड इंजरी इज डिफाइंड एज द इंजरी विच इज कॉजिंग ट्रॉमा। ट्रॉमा किसको किसको करेगा? स्कैल्प को करेगा, फिर स्कल को करेगा, इंटरक्रेनियल वेसल्स को करेगा और ब्रेन को करेगा। इंडिविजुअली कर सकता है या कंबाइंड नहीं कर सकता है। अकेले का कोई एक को इंजरी कर सकता है या फिर इन सभी को इंजरी कर सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्कैल्प है, ठीक है, स्कैल्प के बाद स्कल है, ठीक है, स्कैल्प का पांचों लेयर आता है, सी से एक एस से होता है, सी से होता है, ए से होता है एपोन्यूरेसिस जैसे, ऐसे तुम्हारा स्कैल्प होता है, ठीक है, एल और पी ऐसे करते करते पांच लेयर होता है। उसके बाद स्कल आता है। स्कल का तुम्हारा क्या रहता है, वो तीन रहता है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड, पाया मैटर, ठीक है। उसके बाद अंदर का जो भी ब्रेन है वो वाला पार्ट आता है। उसके रिलेटेड जितने सारे इंटरक्रेनियल वेसल्स है वो सारे वेसल्स यहाँ पे आते हैं। तो जब भी हेड का इंजरी होगा तो स्कैल्प को इंजर करेगा, स्कल को इंजरी करेगा, उसके बाद जितने सारे इंटरक्रेनियल वेसल्स है उसको इंजरी करेगा, और अंदर में जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, उसको इंजरी करेगा। तो वही यहाँ पर बोला है डेफिनेशन में, ठीक है, स्कैल्प, स्कल, इंटरक्रेनियल वेसल्स आइदर इंडिविजुअली और कंबाइंडली। तो हेड इंजरी किस किस तरीके से हो सकता है? तो पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या है हेड इंजरी का? एक तो हो सकता है आरटीए यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है। एक होता है फॉल फ्रॉम हाइट, आइदर सुसाइडल, एक्सीडेंटल या होमिसाइडल, ठीक है, कोई ऊपर से गिर गया, कोई छत से गिर गया, कोई पेड़ से गिर गया, तो उस हिसाब से। स्पोर्ट्स इंजरी हो सकता है, और फिजिकल असल्ट, कोई किसी को मार दिया माथे पे डंडे से, लाठी से। तो ये सब हो गया पॉजिटिव फैक्टर्स, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है हेड इंजरी का। तो क्लासिफिकेशन जो हेड इंजरी है वो डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट, ग्रॉस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, ये 6 क्लासिफिकेशन है। और ये 6 क्लासिफिकेशन सीक्वेंस में ही याद रखना है। तो सबसे पहले क्या होता है देखो, पहले तो होता है इंजरी टू द स्कैल्प, ठीक है। दूसरा होता है इंजरी टू द वॉल्ट ऑफ द स्कल, मतलब स्कल के ऊपर वाला जो हिस्सा है। इंजरी टू द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के नीचे वाला हिस्सा अगर इंजरी हो सकता है। इंजरी टू द मेनिंजेस, जो हमारा मेनिंजेस है, ब्रेन का जो कवरिंग है, ठीक है, उसमें इंजरी अगर हो तो वो क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। और इंजरी टू द ब्रेन 5 नंबर। लास्ट में आता है इंजरी टू द क्रेनियल नर्व्स। अगर नर्व का कोई, क्रेनियल नर्व्स का अगर कोई इंजरी हो जाए तो वो सारे डिपेंडिंग अपॉन द ग्रॉस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो 6 क्लासिफिकेशन है, ये अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ हेड इंजरी, ठीक है, तो ये 6 का क्लासिफिकेशन लिखना है। और इसका सब टाइप्स भी लिखना है कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये एक फेस वाला हिस्सा है, ये जो है बेस वाला हिस्सा है, ठीक है। और वॉल्ट किसको बोलते हैं? देखो ये वॉल्ट ऊपर वाला हिस्सा है। ये डिफरेंट एरिया में अगर डिफरेंट इंजरी हो तो उस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो पहला देखो हम लोग पढ़ते हैं इंजरी टू द स्कैल्प। अगर स्कैल्प का इंजरी होता है, मतलब यहाँ का ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, मतलब सुपरफिशियल वाला जो पार्ट है स्कैल्प, अगर वहां का अगर इंजरी होता है तो वो कैसे क्लासिफिकेशन होता है? तो पहला एक हो सकता है ओपन इंजरी, एक होता है क्लोज्ड इंजरी, ठीक है। 2 क्लासिफिकेशन है स्कैल्प इंजरी के अंदर। पहला है ओपन इंजरी, दूसरा है क्लोज्ड इंजरी, ठीक है। तो ओपन इंजरी नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी इंजरी होगा वो ओपन होगा, ठीक है। क्लोज का मतलब क्लोज्ड होगा। तो ओपन इंजरी का मतलब क्या होगा? हाई चांसेस ऑफ, ओपन इंजरी में क्या होता है, देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, जैसे प्रोन टू इन्फेक्शन रहता है, बट सिवियरिटी वाइज क्लोज्ड इंजरी का ज्यादा होता है। देखो इसमें ओपन इंजरी में क्या लिखा है, मींस व्हेन ऑल द लेयर्स ऑफ द स्कैल्प गेट अफेक्टेड, ठीक है, एंड इज एक्सपोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से दिखे, इसलिए हमने उसको ओपन इंजरी में दिया है। क्लोज इंजरी का मतलब क्या होता है? इट इज हैविंग द फॉलोइंग फीचर्स, दैट इज in closed type of injury what are the different features that we will get? First we can get hematoma, ठीक है। hematoma कैसे होगा? A specific type of hematoma that we get in case of closed injury, that is in mainly scalp injury, that is we called it as spot puffy tumor,
ठीक है, हॉट पफी ट्यूमर। तो एक्चुअली क्या होता है वहां पे ट्रॉमा की वजह से वो क्या हो जाता है, वहां पे एक ट्रॉमा जब हो जाता है वहां पे क्या होता है, क्लॉट, ब्लड का क्लॉट, खून का थक्का जम जाता है। ठीक है, अगर क्लोज इंजरी हो तो, क्योंकि वो जो है वो अपना रास्ता नहीं खोज पाता है, जो हेमाटोमा फॉर्मेशन हुआ है, ब्लड ड्रेन नहीं हो पाता है, तो क्या है वहां पे ब्लड जम जाता है, तो एक काइंड ऑफ ट्यूमर मिलता है, डेट इज स्पॉट पफी ट्यूमर। ठीक है, वो किसके अंदर आता है, क्लोज इंजरी के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा है ऑस्टियोमाइलाइटिस। माइलाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। ऑस्टियो मतलब बोन, अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से बोन का कोई स्पेसिफिक, यहाँ पे ब्रेन का मतलब तुम्हारा हेड का इंजरी के जो मतलब स्कैल्प एरिया है, बेसिकली वहां का माइलाइटिस बोला है। अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से बोन का कोई इन्फ्लामेशन होता है तो वो क्या होता है, वो भी क्लोज इंजरी के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पहला हमने देखा कि ओपन इंजरी देखा, दूसरा हमने देखा क्लोज इंजरी। क्लोज इंजरी में दो चीजें आए यहाँ पे मेनली, एक होता है पॉट पफी ट्यूमर, दूसरा होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो पॉट पफी ट्यूमर देखो दिखने में कैसा होता है, देखो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन है, ये वाला हिस्सा देखो, ये अलग कैसा स्वेलिंग किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंजरी हुआ होगा स्कैल्प का, डेट इज क्लोज इंजरी। यहाँ पे एक हेमाटोमा फॉर्मेशन हुआ, मेनली पॉट पफी ट्यूमर। इन देखो, इन केस ऑफ अगर सिटी स्कैन देखते हैं तो यहाँ पे देखो एक काइंड ऑफ ट्यूमर या स्वेलिंग हेमाटोमा फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, साथ में यहाँ पर भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये जो होता है पॉट पफी ट्यूमर है, ये हमारा देखो ये ऊपर वाला सुपरफिशियल स्कैल्प वाला एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर ही क्या होता है, वहां से स्टार्टिंग ही हमारा एक ट्यूमर रेज हुआ है। ठीक है, ये वाला हिस्सा होता है पॉट पफी ट्यूमर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉट पफी ट्यूमर। तो ऐसा वाइवा में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पॉट पफी ट्यूमर है वो किसके अंदर क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है, तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि वॉल्ट के अंदर आता है या स्कैल्प के अंदर आता है। तो रिमेंबर, ये जो पॉट पफी ट्यूमर आता है वो स्कैल्प इंजरी के अंदर आता है। स्कैल्प इंजरी स्पेसिफिक किसके अंदर आता है, वो क्लोज्ड इंजरी के अंदर आता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, पहला हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी टू द स्कैल्प, अब दूसरा हम लोग देखते हैं इंजरी टू द वॉल्ट ऑफ द स्कल। मतलब कहाँ का हिस्सा, मतलब ये वाला पार्ट, वॉल्ट मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो देखो दूसरा वाला पार्ट कहाँ पे है, वॉल्ट जो है वो भी दो टाइप से क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है सिंपल फ्रैक्चर, एक होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर का भी मेनली वही है, सिंपल को भी हम लोग ओपन या फिर कंपाउंड को क्लोज हम लोग ऐसा बोलते हैं, बट इसका टर्म अलग है कि सिंपल फ्रैक्चर एक कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। ये वॉल्ट ऑफ द स्कल का क्लासिफिकेशन है। तो कंपाउंड फ्रैक्चर का देखो सब टाइप्स क्या क्या होता है, और डिपेंडिंग अपॉन द नेम, ठीक है, दैट इज क्लासिफाइड, सॉरी, डिपेंडिंग अपॉन द नेम, जैसे जैसा नेम है उस हिसाब से हमारा यहाँ पर फ्रैक्चर दिखने को मिलेगा। तो इसमें देखो बेसिलर फ्रैक्चर एक कंपाउंड फ्रैक्चर है, मतलब दैट इज सब टाइप ऑफ वॉल्ट ऑफ द स्कल का। तो पहला होता है बेसिलर फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर एट द फ्लोर और बेस ऑफ द वॉल्ट ऑफ द क्रेनियम। अगर कोई बेस ऑफ द वॉल्ट में अगर कोई फ्रैक्चर हो तो उसको हम लोग बेसिलर फ्रैक्चर बोलेंगे। कट फ्रैक्चर किसको बोलते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर कोई शार्प वेपन से अगर कोई कट हो गया हो, if any cut if there is any kind of fracture that is occurred, that is happened due to any sharp weapon। ठीक है, कोई छुरा कैंची या फिर कोई एक्स जो होता है उससे अगर कोई काट दिया, ठीक है, तो वो क्या होता है वहां पे कट फ्रैक्चर हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द वॉल्ट ऑफ द स्कल के अंदर आ रहा है, कंपाउंड फ्रैक्चर के अंदर। फिर आता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, क्रस्ट फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हम लोग अगर जो जो बोन सारा जो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, क्रस्ट इंजरी, मान लो ऊपर से कोई एक बड़ा माथे पे एक तुम्हारा एक बड़ा कुछ हेवी कोई वेट गिर गया, ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ, जो हमारा जो क्रेनियम बोन्स है, जो स्कैल्प का जो ऊपर का जो लेयर है उसके अंदर जो क्रेनियम बोन्स है वो मतलब चूर चूर हो गया है, मतलब स्मॉल मतलब पीसेस के अंदर क्रस्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, द काइंड ऑफ फ्रैक्चर इज ऑकर ड्यू टू एनी ब्लंट ऑब्जेक्ट, ये हमेशा ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से होगा। ठीक है, इन विच इज क्रशिंग द स्कल, स्कल को क्या करता है, क्रस्ट करता है, तो नाम से ही इसका डेफिनेशन है। एंड फॉर्मिंग सेवरल फ्रैगमेंट्स ऑफ बोनी पार्ट, बहुत तरह का फ्रैगमेंट जब बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटेड या क्रस्ट फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर इज ऑल्सो कमिंग अंडर कंपाउंड फ्रैक्चर, ऑल्सो दैट इज अ सब टाइप ऑफ वॉल्ट ऑफ द बेस के अंदर जो इंजरी होता है उसके अंदर आता है। तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है, नाम से समझ में रहा है, जो अगर कहीं पर डिप्रेशन आ जाए, जैसे मान लो कोई हैमर से कहीं किसी ने मार दिया माथे को, तो दैट इज ऑल्सो अ ब्लंट टाइप ऑफ इंजरी, और वहां पे एक डिप्रेशन आ गया बोनी पार्ट का, तो वो हो गया डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डायस्टैटिक फ्रैक्चर हम लोग क्या बोलते हैं, जो डायस्टैटिक का मतलब होता है हमारे जो बोन्स है, क्रेनियम बोन्स है, वहां के जो स्यूचर्स वगैरह रहते हैं, मेनली तुम्हारा जो लंबॉइड स्यूचर्स रहते हैं, ठीक है,
पर तुम्हारा लैम्बॉइड स्विचर्स और तुम्हारा कोनोनाइड स्विचर्स और ये सब जितने सारे स्विचर्स हमारे रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो जो स्विचर्स क्या होते हैं ना, मेनली ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे से, अगर कोई यहाँ पे इंजरी हुआ तो। इन दिस काइंड ऑफ इंजरी, when the force by the weapon followed by overlapping the sutures of the skull, डायस्टैटिक का मतलब होता है एक के ऊपर तुम्हारा ओवरलैप हो जाना, एंड मेक इट्स वाइडनिंग इज कॉल्ड एज डायस्टैटिक फ्रैक्चर। तो देखो डायस्टैटिक फ्रैक्चर किस टाइप का होता है कि जितने सारे मान लो जो सूचर्स वगैरह, मेनली लैम्बॉइड और सैजिटल सूचर्स, ठीक है, जैसे ये वाला जो नीचे का रहता है वो लैम्बॉइड हो गया, ये वाला सैजिटल सूचर्स हो गया, और एक कोरोनल सूचर्स होता है। तो मेनली जो डायस्टैटिक जो फ्रैक्चर्स होते हैं मेनली वो लैम्बॉइड और सैजिटल सूचर्स में ही कॉमन मिलता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये जो सूचर्स वगैरह होता है मेनली ये सेपरेट हो जाता है एक दूसरे से, ठीक है। ये मेनली न्यूबॉर्न्स या फिर इन्फेंट्स में ज्यादा होता है, बट ये बड़े लोगों में भी दिखता है। मोस्टली ये यूनिलैटरल होता है। ये दिखने में मतलब ये डायस्टैटिक का मतलब होता है ये सूचर्स क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है। तो एलिवेटेड फ्रैक्चर्स अब क्या होता है, देखो द काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स इज वेरी रेयर, यूजुअली ब्रोकन बोनी पार्ट्स एलिवेटेड अबव द क्रेनियम ड्यू टू इंजरी। एलिवेशन मतलब एलिवेटेड का नाम ही मतलब हो रहा है कोई अगर फ्रैक्चर हो जाए वहां पे एलिवेट हो जाए जगह। नेक्स्ट आता है फिशर। फिशर मतलब होता है कि कोई क्रैक आ जाए उनमें। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर फ्रैक्चर बिकॉज इट इज लीडिंग वेरियस फिशर्स और लाइन और क्रैक्स। देखो क्रैक्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। परफोरेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, द फ्रैक्चर इज कॉज्ड बाय द शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। परफोरेशन मतलब मान लो कोई बुलेट इंजरी हुआ, कोई गन शॉट किया, ठीक है, वो जगह परफोरेट हो गया, तो दैट इज कम अंडर परफोरेटेड फ्रैक्चर। तो यहां तक हमने देखा स्कैल्प का क्लासिफिकेशन एंड इंजरी टू द वॉल्ट ऑफ द स्कल का फ्रैक्चर। टोटल 6 है, ये याद रखना। और ये सीक्वेंस में ही याद रखना है, ऐसे याद नहीं रखना कि पहले वॉल्ट हमने लिख दिया, पहले मेनिंजेस लिख दिया, पहले क्रेनियल नर्व्स लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। तो ये सीक्वेंस वाइज ही ऐसे लिखना है, इंजरी टू द स्कैल्प, इंजरी टू द वॉल्ट ऑफ द स्कल, फिर बेस आता है, फिर मेनिंजेस आता है, फिर ब्रेन आता है, फिर क्रेनियल नर्व्स आता है, ठीक है। तो हमने ये दो देख लिया, 1 और 2। अब आते हैं नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंजरी टू द बेस ऑफ द स्कल। वाइवा से क्वेश्चन यहीं से ही बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये सब तो थ्योरेटिकल गया, ऐसे में तो समझ में आ ही रहा है, बट ये वाला क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंजरी टू द बेस ऑफ द स्कल, इंजरी टू द बेस ऑफ द स्कल मैंने अगर बोला जाए तो इन दिस एरिया, मतलब ये वाला पार्ट अगर यहाँ पे हो जाता है, तो याद रखो कि यहाँ पे एक्चुअली 3 फोर्सेस रहते हैं। मैं दिखाऊं अगर यहाँ पे, अगर इंजरी टू द बेस ऑफ द स्कल रहे तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मेनली 3 फोर्सेस होता है इंजरी बेस में। एक होता है एंटीरियर फोसा, एक्चुअली डिवाइड कर दिया 3 फोसा में। एक होता है एंटीरियर वाला हिस्सा, एक होता है मिडिल वाला हिस्सा, एक होता है पोस्टीरियर वाला। ये डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे इंजरी हो ना, वैसे ही क्लिनिकल सिनेरियो, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है। अगर इंजरी यहाँ पे एंटीरियर में हुआ तो एक अलग क्लिनिकल फीचर्स मिलता है, अगर मिडिल में इंजरी एनी केस हुआ तो यहाँ पे एक अलग फीचर मिलता है, एंड अगर पोस्टीरियर फोसा में कोई इंजरी एक हुआ तो वहां पे अलग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिलता है। जो तो डायग्नोसिस बनाते हैं ना वहां पे ये वाला इसके सिम्टम्स या फिर इसका क्लिनिकल फीचर्स देख के ही डायग्नोसिस श्योर शॉट बना देते हैं, ठीक है। और इसका श्योर शॉट ही मतलब एक क्लिनिकल फीचर्स मिलता है। तो और डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इंजरी टू द बेस ऑफ द स्कल में मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज एंटीरियर क्रेनियल फोसा, देखा, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि मिडिल क्रेनियल फोसा देखा, और थर्ड वन इज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। इफ देयर इज इंजरी तो हाउ पेशेंट विल प्रेजेंट। अगर मान लो यहाँ पे इंजरी होता है, एंटीरियर फोसा में कोई इंजरी होता है, तो वहां पे क्या मिलेगा, पेशेंट एपिस्टैक्सिस मिलता है, मिली नाक से ब्लीड आ जाता है, ठीक है। ऑल्सो देयर इज पोस्ट ट्रॉमेटिक राइनोरिया। तो नाक से क्या होता है बेसिकली, एपिस्टैक्सिस या फिर ब्लड निकलता है, या फिर क्या होता है राइनोरिया होता है, मतलब वहां पे वाटरी सिक्रेशंस कभी कभार निकलता है, ठीक है। ये तो पहला एक पॉइंट गया। दूसरा क्या होता है, मेनली वहां पे एक रकून साई मिलता है, रकून साई की तरह एक फीचर मिलता है। रकून एक टाइप का स्मॉल एक एनिमल है, मेनली शायद तुम लोग सुने होंगे रकून के बारे में या देखे होंगे। तो एक छोटा सा जानवर है, तो उसके तरह एक यहाँ पे कंपेयर किया है, उसके तरह एक आई जो होता है यहाँ पे पेशेंट का, उसी की तरह एक आई हो जाता है। तो क्या होता है उसमें बेसिकली, क्या होता है अगर मान लो एंटीरियर क्रेनियल फोसा का अगर इंजरी हुआ, तो क्या होता है कि वहां पे बेसिकली ब्लैकनिंग और डार्कनिंग हो जाता है लोअर आईलिड का। जो हमारा लोअर आईलिड है, पहले तो सबसे पहले वहां का ब्लैकनिंग हो जाएगा या डार्कनिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देयर इज एन एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। इंजरी की वजह से क्या होता है कि वो जो ब्लड वेसल्स है वो वहां पे रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वहां पे जमने लग जाता है, विच लीड्स टू इकाइमोसिस।
इकाईमोसिस का अगर सिंपल टर्म में बोले तो मतलब वहां पे ब्रूज हो जाता है, ब्रूइस। अगर तुम लोग फॉरेंसिक में भी पढ़े होगे ब्रूइस या कंट्यूशन इस टाइप का, तो वही है, इकाईमोसिस वहां पे हो जाता है, वो जगह ब्रूइस हो जाता है। ये तो पहले लोअर आईलिड में स्टार्ट होता है। पहले क्या होता है कि लोअर आईलिड में स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ लोअर आईलिड में, फिर क्या होता है ग्रेजुअली से स्प्रेड करता है, ये अपर आईलिड में स्प्रेड करता है। पहले तो यहाँ यहाँ ब्लड एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड होता है, फिर आस्ते आस्ते क्या होता है ये ऊपर चला जाता है, ऊपर की तरफ आईलिड में स्प्रेड हो जाता है। और मेनली इसको हम लोग बोलते हैं टर्म रकून साई भी बोलते हैं। तो क्या होता है, पहले हमने देखा कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा का इंजरी में एपिस्टेक्सिस मिला हमें। दूसरा पॉइंट हमें मिला वहां पे ब्लैकनिंग हो गया, डार्कनिंग हो गया लोअर आईलिड का, फॉलोड बाय लोअर आईलिड से होकर के वो क्या हुआ, एकमाइसिस हुआ। उसके बाद वो क्या हो गया स्प्रेड, वो अपर आईलिड की तरफ वो चला गया। तो कैसा प्रेजेंटेशन मिलेगा देखो एंटीरियर क्रेनियल फोसा का, अगर इंजरी हुआ तो देखो, ये देखो कैसा एक्स्ट्रावेसेशन है लोअर आईलिड का, ठीक है। ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा का इंजरी हुआ है, और साथ में क्या हुआ है कि देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। तो ये देखो रकून हम लोग किसको बोलते हैं, देखो इस टाइप का एक जानवर होता है रकून, तो इसका आई इस टाइप का ही होता है, इसलिए हम लोग इसको रकून आई से कंपेयर करते हैं। ये एक जानवर है रकून, तो उसको हम लोग रकून आई ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंटीरियर क्रेनियल फोसा का इंजरी। अगर मिडिल क्रेनियल फोसा का अगर इंजरी हुआ, अगर मिडिल क्रेनियल फोसा का इंजरी हुआ, ठीक है, अगर यहाँ का कोई इंजरी हुआ, ये वाला, यहाँ का अगर ये वाला हिस्सा में अगर कहीं इंजरी हुआ, तो वहां पे क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिलता है। तो in case of middle cranial fossa injury, blood is basically oozing along with effusion of CSF to the ear and mouth। तो मिडिल क्रेनियल फोसा का इंजरी में क्या मिलता है हमको, CSF निकलता है। कहाँ से निकलता है, ईयर से और माउथ से। सीएसएफ हम लोग को पता है कि सब अरेक्नोइड स्पेस में हमारा सीएसएफ रहता है। तो क्या होता है बेसिकली मिडिल क्रेनियल फोसा का अगर मान लो इंजरी होता है, इफ देयर इज एनी इंजरी टू द मिडिल क्रेनियल फोसा, देयर इज ऊजिंग ऑफ द सीएसएफ। सीएसएफ जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो क्या होता है, ऊज होता है, निकलता है कहाँ से, माउथ से निकलेगा और ईयर से निकलेगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा, ईयर से निकलेगा और माउथ से निकलेगा। तो जो सीएसएफ है बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट व्हाइटिश एक कलर का फ्लूइड होता है मेनली, ठीक है। इसके इसके इसमें एक और पॉइंट में ऐड कर देता हूँ। तो सीएसएफ बेसिकली क्या होता है, एक काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट व्हाइट फ्लूइड होता है, जो कि मिडिल क्रेनियल फोसा के इंजरी से हमें मिलता है। तो मान लो अब हम लोग सीएसएफ मान लो वहां से कहीं से निकला, ठीक है, तो हम लोग उसको कंफर्म कैसे करें ये सीएसएफ है या फिर ये कुछ और फ्लूइड भी तो हो सकता है, जैसे कोई राइनोडिया लेकर के आया या फिर कुछ और फ्लूइड भी तो हो सकता है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए अगर ये कंफर्मेटरी माने कंफर्मेटरी कि ये सीएसएफ ही है, तो एक काइंड ऑफ हम लोग टेक्निक करते हैं, दैट इज हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉटिंग पेपर लेते हैं, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर में क्या करते हैं, वो जो फ्लूइड है, वो जो फ्लूइड है हम लोग क्या करते हैं, वो जो निकला उसे लेकर के हम लोग ब्लॉटिंग पेपर में देते हैं। ब्लॉटिंग पेपर में देने के बाद क्या होता है, उसमें हम लोग जो हमने सीएसएफ दिया वो क्या होता है बेसिकली, वो पेरीफेरी में चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि सीएसएफ भी निकलेगा, साथ में तुम्हारा थोड़ा बहुत ब्लड भी निकलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो सीएसएफ जो निकला वो जो क्या होता है, वो पूरा बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ, मतलब जो ब्लॉटिंग पेपर है उसका पेरीफेरी की तरफ वो क्या होता है, लाइट कलर का हो जाता है। और सेंटर में क्या होता है, सेंटर में जो होता है पेपर का, वहां पे एक ब्लड का वो ब्लड का क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो वो एक काइंड ऑफ साइन हमको मिलता है वहां पे, हेलो साइन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल टारगेट साइन, ठीक है, हेलो साइन और डबल टारगेट साइन। तो इसमें क्या होता है, व्हेन कलेक्टेड ऑन अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर, जो भी फ्लूइड है अगर हम लोग फिल्टर पेपर पे अगर हम लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेंटर की तरफ ब्लड रहता है और पेरीफेरी की तरफ एक लाइट हेलो मिलता है। तो ये वाला टेस्ट हम लोग बेसिकली अगर नाक से भी अगर निकलता है, मान लो सीएसएफ निकलता है, तो हम लोग ये टेक्निक ही फॉलो करते हैं कि ये सीएसएफ इसमें निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो ये ब्लॉटिंग पेपर टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक इमेज में शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे, तो वे काइंड ऑफ साइन हम लोग देखते हैं, वो ग्रुप में मैंने इमेज शेयर किया है, वहां पे देख लेना। ये हेलो साइन होता है, अंदर की तरफ ब्लड होता है और बाहर की तरफ सीएसएफ रहता है। तो जो बाहर की तरफ जो सीएसएफ रहेगा बेसिकली वो थोड़ा लाइट रहेगा, और अंदर की तरफ जो ब्लड रहेगा वो तुम्हारा थोड़ा डार्कन रहेगा, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ हम लोग बहुत क्विक मतलब बहुत कम सेकंड में हम लोग ये जान सकते हैं ये तुम्हारा सीएसएफ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर सीएसएफ नहीं निकलेगा तो हम लोग को वो वाला जो लाइट वाला हिस्सा है पेरीफेरी में वो चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 इंजरी हमने देख लिया, इतना तक समझ आया
या फिर कोई डाउट है फिर रिपीट करना हो? है दादा बुझते पेरे। ठीक है, तो पहला गया 1 2 3, 3 हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब आते हैं, देखो नेक्स्ट आता है कंकशन के बारे में। कंकशन, तो कंकशन क्या होता है? देखो कंकशन हम लोग इसमें भी पढ़े थे, फॉरेंसिक में भी पढ़े थे, यहाँ पर भी एक छोटा पॉइंट्स आता है इसमें। तो कंकशन क्या होता है देख लो पहले, क्या होता है कंकशन। तो कंकशन में देखो, सॉरी हमने तो बाकी पोस्टीरियर वाला तो डिस्कस ही करना भूल गए, वेट। अच्छा, पोस्टीरियर में क्या होता है? देखो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का अगर इंजरी हुआ तो, अगर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा अगर यहाँ का कोई इंजरी हुआ तो हमको यहाँ पे क्या साइन मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, वाइवा का क्वेश्चन में पूछते हैं, बैटल साइन कहाँ मिलता है। तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का अगर इंजरी हुआ तो हम लोग को एक बैटल साइन मिलता है। वो कहाँ मिलता है? बेसिकली टिप ऑफ द मैस्टॉइड प्रोसेस है। ठीक है, जो हमारा मैस्टॉइड प्रोसेस है उसके टिप पे हमारा एक इकाइमोसिस मिलता है। इकाइमोसिस का मतलब ब्रूस। ब्रूस का मतलब क्या होता है? वहां पे बोल सकते हो वहां पे ब्लड अगर जम जाए तो वहां पे इकाइमोसिस या फिर ब्रूस मिलता है, जिसको हम लोग बैटल साइन मिलते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मैस्टॉइड प्रोसेस मतलब कान के पीछे एक टिप रहता है, वहां पे हमको बैटल साइन मिलता है। तो ये देखो, ये वाला यहाँ पे देखो, ये बैटल साइन। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का अगर कोई इंजरी हुआ तो हमें ये इकाइमोसिस मिलता है, जो कि जो ईयर है उसके ठीक टिप ऑफ द मैस्टॉइड प्रोसेस, यहाँ कोई मैस्टॉइड प्रोसेस होता है, यहाँ पे हमको इकाइमोसिस मिलता है, बैटल साइन इसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एपिस्टैक्सिस कौन सा क्रेनियल फोसा के इंजरी में मिलता है, बोलो कोई। एंटीरियर, ठीक है। हाँ, और सीएसएफ का अगर वो मिले राइनोरिया, वो कहाँ पे मिलता है? मिडिल क्रेनियल फोसा। मिडिल है। हाँ, और बैटल साइन हम लोग को कहाँ मिलता है? पोस्टीरियर। पॉट पफी ट्यूमर हम लोग कौन से इसमें मिलता है, कौन से इंजरी में मिलता है? वो तो स्कल स्कैल्प इंजरी, क्लोज्ड स्कैल्प इंजरी। क्लोज स्कैल्प इंजरी, ठीक है। डायस्टैटिक फ्रैक्चर कहाँ पे मिला था हम लोगों को, किस क्लासिफिकेशन के अंडर? कॉम्बाइंड स्कल इंजरी। हाँ, कॉम्बाइंड वॉल्ट ऑफ द स्कल का इंजरी। हाँ, तो अब देखो आते हैं हम लोग कंकशन में। ठीक है, तो कंकशन क्या होता है बेसिकली, पहले इमेज से देख लो तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या होता है कंकशन, मान लो ये कोई है वॉलीबॉल प्लेयर या फिर कोई भी है, तो इसको यहाँ पे लगा, इससे हिट लगा, चोट लगा, देखो यहाँ पे हिट लगा, फोर्स ऑफ कंकशन, यहाँ पे फोर्स ऑफ कंकशन यहाँ पे था, द ब्रेन इज कंप्रेस्ड टू द स्कल, यहाँ पे क्रश, यहाँ पे इसको इंजरी हुआ। अब ये क्या होता है, इसके यहाँ पे फोर्स की वजह से क्या होता है, ये जो ब्रेन का जो पार्ट है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा जब ये शिफ्ट होता है तो यहाँ पे एक इंजरी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ का एक फोर्स की वजह से जब ये ब्रेन पीछे की तरफ थोड़ा शिफ्ट होता है तो यहाँ पे एक रिबाउंड करके एक इंजरी मिलता है हमको। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंकशन मतलब एक जगह हिट हुआ तो उसका एक रिबाउंड वाला हमको एक इंजरी मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंकशन। एक हेड में इंपैक्ट आया जिसकी वजह से एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स यहाँ पे मेरा एक फिर से यहाँ पे टकराया ब्रेन। ठीक है, इसके वजह से हमारा जो रिबाउंड एक इंजरी है ऑपोजिट साइड ऑफ द स्कल पे, यहाँ पे एक इंजरी मिलता है, तो इसी को कंकशन बोलते हैं, कंकशन। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में बोले में, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कंकशन इज अ ब्रेन इंजरी दैट ऑकर्स व्हेन ब्रेन बाउंसेस अगेंस्ट द हेड वॉल ऑफ द स्कल। ठीक है, इट इज रिपीटेडली हैपेंड, अगर ये ज्यादा देर तक हो ये इंजरी, देन परमानेंट डैमेज हो जाता है इसमें। ठीक है, रिबाउंड इंजरी मिल रहा है, यहाँ पे तो इंजरी मिला, उसकी वजह से क्या हुआ, ब्रेन फिर से पीछे पे हिट करता है, इसकी वजह से यहाँ पे इंजरी मिलेगा। ठीक है, अब कंकशन कैन बी, इट कैन जनरली टेम्पोररी होता है, फिजियोलॉजिकल पैरालिसिस मिलता है, कभी कभी पेशेंट ठीक भी हो जाता है, बट अगर ज्यादा देर तक हुआ तो यहाँ पे परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। तो इसका टाइप्स क्या क्या है? टाइप्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स मेनली, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इन रिवर्सिबल, ड्यू टू माइल्ड ट्रॉमा पेशेंट इज हैविंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो रिवर्सिबल में क्या होता है, माइल्ड ट्रॉमा की वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल मतलब भी समझ में आ रहा है, इरिवर्सिबल में पेशेंट विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, पेशेंट विल बी इन कोमा एंड डेथ। ठीक है, सीवियर ट्रॉमा की वजह से।
So the following features is found in case of concussion. What are the different kind of features and stages, or in short, what are the different grades that we find in case of concussion injury? तो the patient, यहाँ पे लिखा हुआ और एक point, देखो the patient will become unconscious for a short period of time due to shock. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कैन बी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. अगर कंटिन्यूस उस जगह पे हिट हो तो वो क्या होता है, इरिवर्सिबल. पेशेंट में लीड इनटू कोमा, कोमेटोज एंड डेथ. तो इन दिस कंडीशन क्या बोला है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई हो तो पेशेंट कैन लीड इनटू शॉक which develops immediately after the injury. तो ये जो शॉक होता है बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रेड्स. ये जो शॉक होता है बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रेड्स. ठीक है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3. ग्रेड 1 में माइल्ड, ग्रेड 2 में मॉडरेट, ग्रेड 3 में सीवियर. तो ग्रेड 1 में क्या होता है, अगर माइल्ड कोई इंजरी हो तो देयर विल बी नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. पेशेंट मेरा बोल रहा है, हंस रहा है, हंसेगा नहीं, बोल रहा है, जो मैं उसको कुछ पूछ रहा हूँ तो वो बता रहा है. ठीक है. और दूसरा वाला ग्रेड में क्या है, मॉडरेट. तो मॉडरेट में क्या होता है, देयर विल बी अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बट इट इज मेनली लेस देन 15 मिनट्स. ठीक है, 15 मिनट्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस रहेगा. उसके बाद अगर तुम उससे बात करोगे, पेशेंट से पूछोगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो वो बोलेगा, रिप्लाई करेगा. ग्रेड 3 में क्या होता है, देयर विल बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मोर देन 15 मिनट्स. ठीक है, और इट कैन बी एसोसिएटेड विथ मेमोरी लॉस मोर देन 24 आवर्स. तो पहला हमने ग्रेड देखा कंकशन का, अगर ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2, ग्रेड 3. ग्रेड 1 में क्या हो रहा है कि कॉन्शियसनेस रह रहा है. इन ग्रेड 2 देयर विल बी अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस till less than 15 minutes. In grade 3 there will be a loss of consciousness more than 15 minutes. What are the association along with greater than 15 minutes? उसमें memory loss भी रहेगा more than 24 hours. उसमें वाइटल्स क्या क्या रहता है, वाइटल्स में अगर कोई कंकशन इंजरी लेकर के आया पेशेंट तो उसमें वाइटल्स क्या क्या मिल सकता है, जो पल्स मिलता है बेसिकली रैपिड मिल सकता है. ठीक है, और लो वॉल्यूम का बेसिकली रहता है, फीबल पल्स मिलेगा और रैपिड मिलेगा. बीपी क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है. रेस्पिरेशन क्या होता है, बेसिकली क्विक और शैलो ब्रीदिंग, मतलब बहुत जोर जोर से सांस लेगा, बहुत लगातार सांस लेते रहेगा. ठीक है, बहुत डीप सांस लेगा. द टेम्परेचर रिमेन सब नॉर्मल, टेम्परेचर सब नॉर्मल की तरफ रहता है और मसल्स वगैरह फ्लासिड हो जाता है. मसल्स उतना तुम्हारा मतलब रिजिड नहीं रहता है, फ्लासिड हो जाता है. तो मेन यहाँ पे कंकशन में जानने का क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका टाइप्स इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. ये ग्रेड इंपॉर्टेंट है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कैसे डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, वाइटल्स क्या क्या हम लोग को मिलता है ये हमने देखा. अब बात है कंट्यूशन के बारे में. कंकशन और कंट्यूशन के कंट्यूशन और कंकशन में कंफ्यूजन मत होना. बहुत लोग क्या होते हैं कंफ्यूजन कर लेते हैं, कंट्यूशन को कंकशन, कंकशन को कंट्यूशन कर देते हैं. तो कंट्यूशन इज नथिंग बट एक ब्रूज, जैसे मैंने बोला, ऑफ द सेरिब्रल टिश्यू. सेरिब्रल कोई टिश्यू होता है, मतलब सबकटिन्यूस टिश्यू अगर बोले तो वहां पे ब्रूज हो जाता है. देखो सबकटिन्यूस टिश्यू है, यहाँ पे ब्रूजिंग हो गया, कंट्यूशन हो गया यहाँ पे. ठीक है, अगर इसको तुम एक ये दोगे, अगर इंसिजन दोगे तो यहाँ पे एक जमा हुआ ब्लड निकलेगा. तो देखो कंट्यूशन क्या होता है, इज अ ब्रूज ऑफ सेरिब्रल टिश्यू. इन कंट्यूशन स्टेज द फॉलोइंग फीचर्स आर अपीयर्ड. क्या क्या फीचर्स मिलता है कंट्यूशन में, तो अगर मेनली हम लोग सेरिब्रल का जगह देख रहे हैं. हाँ, ये मैंने हाथ का इमेज यहाँ पे दिखाया है, बेसिकली हम लोग सेरिब्रल का बात कर रहे हैं, सेरिब्रल का कंट्यूशन. तो वहां पे क्या क्या मिल सकता है फीचर्स, मेमोरी डिफेक्टिव हो सकता है, पर्सनैलिटी थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा पेशेंट, कंफ्यूजन हो जाएगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगा उसको, डेलीरियम हो जाएगा. ठीक है, काइंड ऑफ हेमोरेज मिल सकता है, डेट इज पेटिशियल हेमोरेज. क्या होता है, पिन पॉइंटेड जगह पे पिन पॉइंटेड हेमोरेज हो सकता है, डेट इज कॉल्ड एज पेटिशियल हेमोरेज ड्यू टू रप्चर ऑफ व्हाइट फाइबर्स ऑफ ब्रेन. ब्रेन का व्हाइट फाइबर्स अगर रप्चर हो जाए तो वहां पे स्पॉट 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 क्या होता है, बहुत सारा हेमोरेज हम लोग को पिन पॉइंटेड पेटिशियल हेमोरेज मिलता है. तो ये हो गया कंट्यूशन. यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली नहीं आता है, बट अगर आता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, कंकशन कंट्यूशन. लैसरेशन, नाम से समझ में आ रहा है लैसरेशन का मतलब क्या हो, कोई भी अगर कट इंजरी या फिर फिर से बोलिएगा. कौन सा कंट्यूशन? कंट्यूशन हाँ. कंट्यूशन बेसिकली क्या होता है, जो सबकटिन्यूस टिश्यू या फिर जो सेरिब्रल टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, ब्रूज हो जाता है. ब्रूज का मतलब वो मान लो वहां पे अगर ब्लड जम गया, कोई वहां पर इंजरी हुआ जिसकी वजह से ब्लड वहां पे अगर जम जाए तो वहां पे इकाइमोसिस या फिर ब्रूज हो जाता है वो जगह. ठीक है, तो वहां पे ये सब सारे फीचर्स मिलेंगे. पेशेंट इरिटेबिलिटी हो जाएगा, कंफ्यूज स्टेट में रहेगा, पर्सनैलिटी या फिर चिड़चिड़ा हो जाएगा, मेमोरी उसको याद ठीक ठाक नहीं आएगा. ठीक है,
हेमोरेज काइंड ऑफ पेटिशियल हेमोरेज मिल सकता है अगर वहाँ पे व्हाइट फाइबर ऑफ ब्रेन का अगर रप्चर हो, ठीक है, वहाँ पे पेटिशियल हेमोरेज देखने को मिल सकता है। तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पे कंकशन, जैसे हमने शेयरिंग एक फोर्स देखा, जहाँ पे एक ऑपोजिट एक यहाँ पे रिबाउंड एक इंजरी मेरे को दिखा था कंकशन, बट यहाँ पे भैया हाँ। एक क्वेश्चन है भैया, तो किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो उन लोगों में भी ये होता है क्या, कंट्यूशन? नहीं, माइग्रेन में तो कंडीशन वैसा देखने को नहीं मिलता है। माइग्रेन में तो कंडीशन ऐसा नहीं दिखता है। लेकिन उसके पाँव में अक्सर हो जाता है ऐसा, पता नहीं, माइग चोट वोट तो उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है। माइग्रेन में कंट्यूशन तो ऐसा नहीं होता है, बट अगर मैं देखूंगा, लेकिन माइग्रेन में तो ऐसा कंट्यूशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। कंट्यूशन मेनली तुम्हारा कोई अगर इंजरी कहीं पर हो, या फिर एक होता है मान लो कहीं इकाइमोसिस, उसको हम लोग कंट्यूशन नहीं बोलेंगे। इकाइमोसिस एक जगह बहुत सारा, जैसे पैनक्रेटाइटिस में बहुत जगह इकाइमोसिस देखने को मिलता है। सब क्यूशियस हो गया उनके पाँव में, अक्सर हो जाता है, हर कुछ महीने में उनको हो जाता है। तो एक बार उनका हिस्ट्री लेना पड़ेगा कि और कुछ दिक्कत है या नहीं है, पैनक्रियास का कोई दिक्कत है या नहीं है, या फिर कोई अगर कहीं पे कोई क्लॉटिंग फैक्टर का कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर यानी कोई लीवर का अगर कोई दिक्कत हो उनका, तो उसके वजह से भी कभी क्या होता है, ब्रूज देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो लीवर का एक्चुअली क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाते हैं। तो मान लो अगर लीवर का कोई अगर प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स डिसओरिएंटेड हो जाता है। तो उसके वजह से क्या क्या मिलता है कि जगह पे बहुत जगह जगह ब्रूसेस या फिर कंट्यूशन ऐसा देखने को मिलता है, बट उसको ब्रूज हम लोग ऐसा नॉर्मली बोलेंगे, या इकाइमोसिस हम लोग उसको बोलेंगे। तो वो सब हिस्ट्री लेना पड़ेगा। कोई लीवर का तो दिक्कत नहीं है, कोई पैनक्रियास का तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब पूछना पड़ता है। लेकिन माइग्रेन में ऐसा